नमस्कार साथियों, वापस से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कोड फोर्सेस राउंड 913 डिवीजन 3 के लिए। तो गाइज मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं ए से लेके ई सवाल। जनरली यार क्या रहता है, मैं डिवीजन 3 में एफ तक कर लेता हूँ सॉल्व, पर आज शायद सवाल थोड़े कठिन थे इसलिए मुझे टाइम लग गया और एफ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा है, एफ करने के लिए और सोचने के लिए। तो यार जितने सवाल मैं कर पाया हूँ उतना ऊपर चर्चा करेंगे। सवाल कुछ खास मुश्किल थे नहीं। मैंने सवाल सोचने में थोड़ा थोड़ा गलत तरीके से सोचा सवालों को और अपना समय खराब किया, इसलिए आज थोड़ा दिक्कत हुई। और आज मुझे ऑफिस में भी काम ज़्यादा था, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई मुझे। तो कोई बात नहीं, चलिए ए से लेके ई तक सवाल डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले चलते हैं भाई ए सवाल पे। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछेंगे। तो पहला सवाल है ए रूक। सवाल बोलता है भाई, एज यू प्रॉब्लम नो, चेस के बारे में पता ही है। चेस में अगर सब लोग खेलते ही होंगे, 8x8 की ग्रिड होती है चेस में। और उसमें आपके कह रहा है कि रोज को हमने लेटर से लेबल कर दिया, ए से लेके एच तक। सॉरी, कॉलम्स को 1 से लेके 8 तक लेबल कर दिया, और रोज को हमने 1 से लेके 8 तक लेबल कर दिया, और कॉलम्स को ए से लेके एच तक लेबल कर दिया। और और कह रहा है कि हमने एक रुक रख दिया। रुक मतलब हाथी, हाथी जो हम जिसको बोलते हैं चेस में। तो हाथी को हमने कहीं भी रख दिया। अब हमें बताना है कि हाथी को हम कौन कौन से डब्बे पे ले जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल, इस पिक्चर में देखो कि हाथी यहाँ पे खड़ा है, तो उसको हम यहाँ, यहाँ और यहाँ से यहाँ इन बॉक्सेस पे ले जा सकते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करने हैं सारे बॉक्सेस के जहाँ पे हाथी को ले जा सकते हैं। कॉलम के लिए अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे, रो के लिए नंबर का इस्तेमाल करेंगे। पहले कॉलम लिखेंगे फिर अल्फ़ाबेट लिखेंगे, है ना। उस सवाल में कुछ नहीं है। टेस्ट केस दे रखे हैं और फिर आपको पोजीशन दे रखी है D5। जैसे इस एग्जांपल में, तो D5 पे अगर हमारा हाथी खड़ा है तो हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो कुछ भी नहीं है भाई इस सवाल में। इस सवाल में मैं समझाऊंगी आपको, बस इम्प्लीमेंटेशन है। तो बस आपको एक लूप चलाना है, ए से लेके एच तक और 1 से लेके 8 तक। एक को फिक्स रखते हुए एक बार डी को फिक्स कर लो, फिर एक बार 5 को फिक्स कर लो। जब 5 को फिक्स कर रहे हो तो इस ए से एच तक का लूप चला लो। जब डी को फिक्स कर रहे हो तो 1 से लेके 8 तक का लूप चला लो। और D5 के अलावा सारी पोजीशन जो भी बन रही हैं वो प्रिंट कर लो। तो कुछ भी नहीं है सवाल में। मैं फटाफट से अपना कोड दिखा लेता हूँ। मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, पर वैसे भी कर सकते हैं जैसे बताया मैंने। तो ये पोजीशन ले ली, अल्फ़ाबेट ले लिया और पोजीशन ले ली। फिर मैंने अल्फ़ाबेट को वेरी करा लिया, पीछे ले गया अल्फ़ाबेट को, फिर अल्फ़ाबेट को आगे ले गया, फिर अल्फ़ाबेट को फिक्स करा लिया, फिर नंबर को पीछे ले गया, फिर आगे ले गया, और D5 के अलावा जो भी पोजीशन बन रही है सारे प्रिंट कर ली मैंने। तो कुछ भी नहीं था भाई इस सवाल में, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, डिस्कशन करने लायक होता नहीं है डिव 3 का ये। तो चलिए बढ़ते हैं 20 सवाल की ओर। 20 सवाल करने का कोई आसान तरीका भी होगा, मैंने पता नहीं इसमें क्यों अपना समय खराब किया। Polycarp has a problem. His laptop keyboard is broken. Now, when he presses the B key, it acts like an unusual backspace. It deletes the rightmost character in the type string. If there are no lowercase letters in the type string, then the press is completely ignored. Similarly, when he presses the capital B key, it deletes the rightmost uppercase letter in the type string. If there are no uppercase letter, then the press is completely ignored. In both the cases, B and B are not added. Okay. एग्जाम्पल दे रखा है। तो यार सवाल ये बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है। स्ट्रिंग बता रही है कि अल्फा पॉलीकार्प ने कौन कौन से लेटर दबाए कीबोर्ड पे। अगर वो स्मॉल बी दबाता है तो कुछ स्मॉल बी और कैपिटल बी का बिहेवियर अलग सा रहता है बाकी लेटर्स को दबाने के मुकाबले। अगर हम स्मॉल बी दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, स्मॉल बी दबाने पे उसको लास्ट लोअर केस लेटर जो उसने टाइप किया था अपनी स्ट्रिंग से वो डिलीट हो जाएगा। कैपिटल बी में लास्ट कैपिटल लेटर उसने जो टाइप किया था वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ भी टाइप नहीं किया था, मतलब उसको लास्ट लोअर केस लेटर नहीं मिल रहा या लास्ट कैपिटल लेटर नहीं मिल रहा, तो कुछ भी नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा। बी और बी स्क्रीन पे नहीं आते हैं, इनको टाइप करने से ये लोग स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं। तो इसने एग्जाम्पल दे रखा है, इसको मैं शुरुआत से देखते हैं फटाफट से। कैपिटल ए इसने टाइप किया तो ए आ गया।
फिर आर टाइप किया, आर आ गया। स्मॉल ए टाइप किया तो स्मॉल ए आ गया। कैपिटल बी टाइप किया तो ये आर हट गया। लास्ट कैपिटल लेटर जो हमने टाइप किया था वो ये है। फिर स्मॉल बी किया तो ये ए हट गया। तो ये ऐसे चलता रहेगा। हमें बताना है कि क्या स्ट्रिंग बनेगी फाइनल जब हमने इसने सारे स्ट्रिंग प्रेस कर ली। तो इस सवाल को फटाफट से मैं समझा देता हूँ मैंने कैसे किया भाई। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई आसान तरीका भी होगा इसको करने का, पर मैंने ऐसे किया। ये मैं आपके लिए स्ट्रिंग लिख लेता हूँ पहले। मैंने दो डी क्यू बना लिए, एक अपर के लिए, एक लोअर के लिए। ये डी क्यू वन, ये डी क्यू टू, ठीक है ना भाई। और अगर कैपिटल लेटर आ रहा है तो मैं अपर में पुश कर रहा हूँ इंडेक्स के साथ। इंडेक्स में वन बेस मान लेता हूँ फिलहाल। लोअर अगर अपर में आ रहा है तो दोबारा अपर में पुश कर दूंगा। अपर लोअर में आ रहा है तो लोअर में पुश कर दूंगा। दोबारा अपर में आ रहा है तो अब कैपिटल बी आया। कैपिटल बी क्या करता है, लास्ट को हटा देता है। तो जो भी लास्ट एलिमेंट मैंने डी क्यू में घुसाया था वो उड़ा दूंगा। फिर स्मॉल बी आया तो जो भी लास्ट कैरेक्टर मैंने लोअर में रखा था उड़ा दूंगा। अब दोबारा बी आया तो कुछ नहीं होगा। आई आया तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी जो भी पोजीशन आएगी। फिर टी की जो भी पोजीशन आएगी। फिर कैपिटल बी लास्ट कैरेक्टर इसका उड़ा देगा। फिर ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। इसके हिसाब से क्या होगा, मेरे पास दो डी क्यू एंड में बचेंगी, है ना भाई। अब मैं दोनों को ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा। अब दोनों को फ्रंट से ट्रेवर्स करूंगा, फ्रंट से पॉप करना शुरू करूंगा। जिसका भी इंडेक्स बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, पहले मैं उसको पॉप करूंगा। अगर इसका इंडेक्स छोटा आ रहा है इसको पॉप करूंगा, फिर अपनी फाइनल आंसर स्ट्रिंग में पुश कर दूंगा। अगर इसका छोटा आ रहा है तो इसका पॉप करूंगा और फाइनल आंसर में पुश कर दूंगा। अगर एक खत्म हो जाता है तो दूसरे से जिससे बच रहा है मेरे पास उससे पुश पॉप करके आंसर फाइनल आंसर स्ट्रिंग में पुश कर दूंगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैंने क्या अप्रोच लगाई है। कुछ खास मुश्किल अप्रोच है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कोड इसका लिखने में। हो सकता है कोई और सरल अप्रोच भी हो। इसका फटाफट से कोड दिखा देता हूँ आपको। तो डी क्यू बना दिया, डी क्यू ऑफ पेयर बना लिया कैरेक्टर और इंट का। एक स्मॉल केस के लिए, एक बिग केस के लिए। अगर स्मॉल केस आ रहा है तो स्मॉल से पॉप कर दूंगा। बिग से आ रहा है तो बिग से पॉप कर दूंगा, अगर एम्प्टी ना हो दोनों। अगर ए से जेड के बीच में आ रहा है और बी के बराबर ना हो तो पुश कर दूंगा बिग में, वरना स्मॉल में पुश कर दूंगा अगर बी के बराबर ना हो, स्मॉल में हो। फिर दोनों को चेक कर रहा हूँ, एम्प्टी नहीं है। अगर स्मॉल का इंडेक्स छोटा है तो स्मॉल का पुश कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे। अगर बिग का छोटा है तो बिग को पुश कर देंगे, बिग का कैरेक्टर पुश कर देंगे, बिग को पॉप कर देंगे। जब तक स्मॉल खाली नहीं है तब तक स्मॉल को खाली करके पुश करते जाएंगे। जब तक बिग खाली नहीं है तब तक बिग को खाली करके पुश करते जाएंगे, फिर आंसर प्रिंट कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 20 सवाल में कुछ खास था नहीं। चलते हैं सी सवाल पे। सी सवाल पे पता नहीं मैंने समय क्यों खर्च किया, काफी सिंपल सवाल है। कह रहा है Vlad has a string s consisting of n lowercase Latin letters and he wants to make it as short as possible. To do this, he can remove any pair of adjacent characters from s any number of times, provided they are different. For example, if s is raccoon, then removing one pair of adjacent characters, he can obtain this, but cannot obtain this. तो सवाल बोल रहा है भाई आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स रिमूव कर सकते हो जो इक्वल नहीं है, जो डिफरेंट है। फिर उनको हटा के नई स्ट्रिंग जो बनी उसको एज इट इज रख सकते हो और ये काम बार बार कर सकते हो। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट व्लैड कैन अचीव। तो सबसे छोटी लेंथ क्या बना सकते हैं हम स्ट्रिंग की, ये ऑपरेशन करते करते। फटाफट से केस देख लेते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल ए बी सी। ए बी सी का आंसर 0 है, क्यों है? क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है, इनको हटा दिया हमने। हमारे पास ए और सी बचा, इनको हटा दिया और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस सवाल को भी सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने सबसे सिंपल अप्रोच क्या है इस सवाल की, आप क्या करो, एक कैरेक्टर निकाल लो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। अब इस कैरेक्टर के सारे पोजीशंस हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, जो भी दूसरे कैरेक्टर्स हो हमारे पास स्ट्रिंग में उनकी सहायता से। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर स्ट्रिंग में कोई भी दो कैरेक्टर्स हों या उससे ज्यादा हो तो हम एक का सहारा लेके दूसरे को डिलीट कर सकते हैं, ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा।
ये सिंपल बेसिक ऑब्जर्वेशन है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस कैरेक्टर की हो, उसको उड़ाने के लिए हम किसी दूसरे कैरेक्टर की सहायता ले सकते हैं, और जब तक वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तब तक वो दूसरे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो उनके सहायता से हम बड़े जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी है उस कैरेक्टर को डिलीट करते जा सकते हैं, है ना। तो इसी केस में देख लो, यहाँ पे बी की सहायता से हम इस ए को उड़ा सकते हैं, बी की सहायता से इस ए को उड़ा सकते हैं, फिर बी की सहायता से इस ए को उड़ा सकते हैं, है ना। फिर एंड में हमारे पास, ओके ऑप्टिमल नहीं है, इसको मैं बताता हूँ कैसे सोचेंगे। सोच जो हम सोचने का तरीका बता रहे थे वो ऑप्टिमल नहीं था। देखो इसमें क्या है, ए की 4 फ्रीक्वेंसी है, बी की 3 फ्रीक्वेंसी है, सी की 2 फ्रीक्वेंसी है। तो मैं कह रहा हूँ हम सारे ये जो 4 ए हैं इनको बी की सहायता से और सी की सहायता से खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? ये ए है और एक ये बी है, इसको हमने डिलीट कर दिया, हमारे पास बचा ए ए ए, फिर बी बी, फिर सी सी सी, फिर इनको डिलीट कर दिया, फिर हमारे पास बचा ए ए बी सी सी सी, इनको डिलीट कर दिया, फिर ए सी सी सी, नहीं इनको नहीं करेंगे। अब हम बी और सी को डिलीट करेंगे, हमारे पास बचा ए ए सी सी, फिर ये ऐसे करते करते खत्म कर दिया हमने। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ए की यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी है भाई, तो ए को हम कंप्लीटली हटा सकते हैं बी और सी की सहायता से। तो ऐसा हमेशा होगा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम किसी और के से हमेशा कैंसिल कर पाएंगे जब तक हमारे पास लेटर्स बचे हों। और यहाँ पे एक केस का ध्यान रखना है, अगर ऑड लेंथ है हमारी तो एक कैरेक्टर हमेशा बच जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इवन लेंथ के केस में अगर हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स को मैक्सिमम कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी जीरो कर पा रहे हैं तो आंसर जीरो होगा, वरना जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रह जाएगी वो होगा। जैसे एक केस और ले लेते हैं, ए ए ए बहुत सारे हैं, फिर बी है, फिर एक सी है, तो इसको उड़ाया, फिर इसको उड़ाया, 4 हमारे पास हमेशा बच गए। 4 हम 4 हमें रखने ही पड़ेंगे इस केस में। उस केस में 4 इस 1 2 3 4 5 1 6 एक ही फ्रीक्वेंसी थी, बाकियों की एक एक ही, तो एक एक घट जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सवाल है, क्या अप्रोच है सवाल की। फटाफट से कोड देख लेते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर ये कैरेक्टर निकाल लिया जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, फिर एक हेल्पर वेरिएबल बना दिया जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है। अगर मेरा एलिमेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है तो उस हेल्पर को मैं उससे घटा सकता हूँ। अब अगर हो सकता है हेल्पर मेरा नेगेटिव में भी चला जाए, नेगेटिव में चला जाए तब तो मुझे क्या करना है, एन मॉड टू और इसके बीच का मैक्सिमम देखना है। एन मॉड टू क्या हो सकता है, तो 1 या तो 0। ऑड के केस में हमेशा एक कैरेक्टर बच जाएगा, इवन के केस में तो 0 होना चाहिए, या तो हेल्प जितने फालतू बच रहे हैं वो होना चाहिए। और सिमिलरली अगर ऑड में भी ज़्यादा बच रहे हैं एक से तो वो आंसर होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास था नहीं सवाल में। डी सवाल पे चलते हैं भाई। Polycarp is designing a game. The level consists of n levels on the number line, where ith segment starts from the point with coordinate li and ends with the coordinate ri. The player starts at the point with coordinate 0. In one move, they can move to any point that is within the distance of no more than k. After ith move, the player must land within the ith segment. ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक पॉलीकार्प गेम खेल रहा है। शुरुआत में वो 0 कोऑर्डिनेट पर खड़ा है, एक्स एक्सिस पे। एक स्टेप में वो क्या कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, जो भी के डिस्टेंस पे उसके पास पॉइंट्स है उनमें से किसी कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके वहां पे वो पहुंच सकता है ना भाई। तो अगर वो 0 पे खड़ा है तो 0 से एल आई और आर आई, उसको नेक्स्ट लेवल पे एल आई से आर आई के बीच में होना चाहिए। अगर वो उसके बीच नहीं जा पा रहा तो वो गेम हार जाएगा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल पे ये मतलब ये कह रहा है, आफ्टर द फर्स्ट मूव इट शुड बी इनसाइड दिस, सेकंड मूव दिस 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 दिस। तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें इंटरवल्स का। पहले फर्स्ट के फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में उसको L1 से R1 के बीच में होना चाहिए, सेकंड स्टेप में L2 से R2 एंड सो ऑन। और हर मूव में वो K से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर और अगर वो नहीं पहुंच पा रहा किसी इंटरवल में जहाँ पे उसे होना चाहिए तो गेम हार जाएगा। तो मैं पूछ रहा है कि हमें ऐसा केस चूज करना है जिसके लिए हम गेम जीत पाए, और वो केस सबसे छोटा होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है ना भाई, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ खास है नहीं सवाल में। फिर टेस्ट केस दे रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल्स दे रहा है, फिर एल आई से आर आई दे रहा है। तो यार
इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम के पे बाइनरी सर्च से सोच सकते हैं, क्योंकि अगर के के लिए आंसर ट्रू है तो के प्लस वन के उससे आगे वालों के लिए भी ट्रू होगा, है ना भाई? और उससे पीछे वालों के लिए फॉल्स होगा, क्योंकि के हमारा मिनिमम बेस्ट मिनिमम आंसर है। तो इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च में हम क्या चेक करेंगे? अगर के पे सेटिस्फाई हो रहा है तो हम पीछे वाले इंटरवल पे चेक करना शुरू कर देंगे, पीछे वाले इंटरवल को काट के चेक करना शुरू कर देंगे, वरना आगे वाले इंटरवल पे काट के चेक करना शुरू कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, अब आपको बाइनरी सर्च से कोई आंसर, कुछ आंसर मिल तो जाएगा, एक्स मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए चेक करना कि क्या वो एक्स के लिए हम गेम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहला केस उठा लेते हैं, पहले केस को एक बार लिख लेते हैं। 1 5 3 4 5 6 8 9 0 1। अब सवाल बस इतना ही बचता है कि हमें कोई एक्स गिवन है, हमें एक्स के लिए चेक करना है कि क्या वो हम गेम जीत सकते हैं उस एक्स के लिए कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, यही हमारा मेन सवाल रह गया। तो यार सबसे पहले तो हम 0 पे खड़े हैं, फिर हमें 1 से 5 के बीच में जाना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? इसमें हम इंटरवल्स देख सकते हैं, रादर देन उस बंदे की पोजीशन डिसाइड करने के लिए हम ये निकाल सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है अगले स्टेप में, है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, रादर देन बजाय पोजीशन निकालने के उसकी अगले स्टेप में, हम ये निकाल लेते हैं कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है अगले स्टेप में, अगर हम किसी गिवन एक्स के साथ खेल रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे के को 3 मान रहा हूँ, मान लीजिए, और अभी मैं 0 0 पे खड़ा हूँ। तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ -3 से लेके 3, लेकिन मुझे बोला गया है कि मुझे 1 से 5 के बीच में होना चाहिए अगले लेवल पे, तभी मैं गेम को आगे चालू रख पाऊंगा। तो -3 से 3 और 1 5 का जो ओवरलैपिंग इंटरवल, उसको कंसिडर कर लेते हैं, है ना भाई? तो ये आ जाएगा आपका 1 से लेके 3। तो आप अगले स्टेप में 1 से लेके 3 के बीच में हो सकते हो, है ना? तो ऐसे ही करते, ऐसे ही चलते हैं अगली अगली बार। तो अगला अगला केस हमारा, अगला इंटरवल हमारा 3 4। मैं चल सकता हूँ 3 के स्टेप्स। 1 से मैं पीछे जाऊंगा तो -3 करूंगा तो कितना आएगा? -2 और 6। पर हम 3 से 4 के बीच में होना चाहिए हमें। तो इन दोनों का ओवरलैप निकाल लूंगा मैं। इन दोनों का ओवरलैपिंग इंटरवल क्या बनेगा? 3 से लेके 4 तक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम हर स्टेप के लिए हम इंटरवल निकाल लेते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। और अगर किसी केस में ये इंटरवल्स ओवरलैप नहीं करते हैं, जो मैंने निकाला और ये ओरिजिनल वाला, तो उस केस में आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैं उस एक्स के सहारे से गेम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो फटाफट से कोड देख लेते हैं भाई। बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इंटरवल इनपुट करवाया, लो को 0 मान लिया, हाई को ए मान लिया, आंसर को -1 मान लिया। अगर पॉसिबल है तो पीछे की तरफ जाऊंगा, वरना आगे की तरफ जाऊंगा। चेक कैसे कर रहा हूँ वो देख लेते हैं भाई। इनिशियली मेरा इंटरवल 0 है, क्योंकि मैं 0 पे खड़ा हूँ। फिर मैं चेक एक्सट्रीम लेफ्ट निकाल लूंगा, फिर एक्सट्रीम राइट निकाल लूंगा। अगर दो दो केस कब होंगे? जब ओवरलैप नहीं करेगा, या तो वो हमारा जो इंटरवल है वो पूरा ही आगे आ रहा हो गेम के इंटरवल से, या तो पूरा ही पीछे आ रहा हो गेम के इंटरवल से। तो ये वाला केस क्या है भाई? आगे आ रहा हो, मतलब हमारा जो आर है, आर से भी बड़ा है हमारा लेफ्ट पोजीशन, तो फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा केस है कि हमारा जो लेफ्ट है वो फर्स्ट से भी छोटा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल लेफ्ट अपने इंटरवल से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। दोनों केस में फॉल्स हो जाएगा। वरना मैं क्या करूंगा? ओवरलैप निकालूंगा। ओवरलैप निकालना कुछ खास मुश्किल है नहीं, मैक्सिमम ले लूंगा फर्स्ट का और मिनिमम ले लूंगा सेकंड का। ठीक है भाई? और ऐसे ही आगे चलता जाऊंगा, तो और आगे रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने सवाल। काफी बेसिक सा सवाल था, कुछ खास था नहीं सवाल में। देख लेते हैं आखिरी ई सवाल। ई सवाल में भी मुझे काफी समय लगा। ई सवाल सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा है मुश्किल। तो गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर n greater than equal to 0, let's say a triple of non-negative integers abc is good if a plus b plus c is equal to n and
डिजिट सम ऑफ ए प्लस डिजिट सम ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू डिजिट सम ऑफ एन, ठीक है, वेयर डिजिट सम इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो कह रहा है भाई हमें एक ट्रिपल गुड बोल रहा है, ट्रिपल गुड कब होगा, जब उनके उनका सम n के बरोबर होगा और उनके डिजिट्स डिजिट्स का सम n के डिजिट्स के सम के बरोबर होगा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल ले रहा है n 26 के लिए, ये पेयर अच्छा है क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट्स भी 26 है और इनका इंडिविजुअल डिजिट भी 26 के बराबर है, ठीक है। तो हमें गुड ट्रिपल्स फाइंड करना है, ऑर्डर मैटर करता है, मतलब ए बी सी सी बी ए ऑर्डर्स मैटर करेंगे, ये बोल रहा है। तो टेस्ट केस टी यहाँ पे इधर रखा, एन यहाँ पे इधर रखा। टेस्ट थोड़ा कंस्ट्रेंट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। आपको लग सकता है कि क्या मैं 10 की पावर 7 का लूप चला सकता हूँ बाहर, फिर उसको प्रोसेस करके अंदर कुछ कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते। ऐसा हम कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ पेयर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, अगर इस नंबर को देखें, काफ़ी बड़ा नंबर है, 10 की पावर 12 तक जा रहा है, तो काउंट तो नहीं कर पाएंगे हम। हमें थोड़ा पीएनसी लगानी पड़ेगी और थोड़ा बेसिक मैथ से सोचना पड़ेगा। फॉर्मूले वगैरह बन रहे हैं कुछ, फॉर्मूले भी नहीं बन रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें बन ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं, मैथ्स की ऑब्जर्वेशन में कुछ, कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं लग रहा है सवाल में, ना कुछ एल्गोरिथम लग रही है, ना कोई कंसेप्ट लग रहा है डीपी वगैरह का। बेसिक मैथ ही लग रही है कहने को। तो यार ये कंडीशन, सबसे पहले ये देखते हैं ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन और डिजिट सम ऑफ ए प्लस डिजिट सम ऑफ बी प्लस डिजिट सम ऑफ सी इज इक्वल टू डिजिट सम ऑफ एन। ये दो कंडीशंस कब सेटिस्फाई होंगी? अगर इसकी बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, अगर वो ऑब्जर्वेशन आपको क्लिक कर गई ना, तो सवाल में कुछ बचता नहीं है खास, है ना। ये दोनों कंडीशंस तभी सेटिस्फाई होंगी जब ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो एन है ना भाई। अगर कोई भी कैरी ओवर नहीं होगा मेरा, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। मतलब जब हम ए बी सी को ऐड कर रहे हैं और कोई भी डिजिट कैरी ओवर नहीं हो रही, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। क्यों? अगर कैरी ओवर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिजिट आएगी, कुछ आगे जाएगा और इसको डिस्टर्ब कर देगा, वो आगे जाएगा, इसको डिस्टर्ब कर देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब हम तीन नंबर्स को ऐड करेंगे विदाउट कैरी ओवर, विदाउट कैरी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो ये बोल रहा है क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कैरी की बात है तो हम पहली दूसरी में करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन यही है इसमें कि अगर सम ऑफ डिजिट्स n है और सम उसका n के बराबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका ये मतलब बनता है कि तीनों डिजिट्स का जो, तीनों नंबर्स का जो एडिशन हो रहा है वो विदाउट कैरी हो रहा है, तभी हो रहा है ये सेटिस्फाई, वरना कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई है तो कुछ खास बचता नहीं है सवाल में, है ना। कैसे? अब आपको n तो पता ही है, अब आपको डिजिट बाय डिजिट चेक करना है। इस डिजिट को बता बनाना, अब मेरे पास तीन पोजीशंस हैं यहाँ पे। अब इन तीन पोजीशंस के जो भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं वो निकाल लो। सिमिलरली इस डिजिट के लिए तीन पॉसिबल जो ट्रिपलेट्स हैं वो निकाल लो, फिर सबके लिए निकाल के रख लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी ट्रिपल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी ट्रिपल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी बन रहे हैं, इनको निकालो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और वही आंसर हो जाएगा। बेसिक पीएनसी लगा रहा हूँ, काउंट फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग लगा रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल पीएनसी का। पेयर्स निकाल रहा हूँ पॉसिबल हर डिजिट के लिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल ले रहा हूँ। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है सवाल। फटाफट से कोड देख लेते हैं, बहुत छोटा सा कोड है इसका। पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया अपने नंबर को, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में डील करना है। आंसर को 1 मान लिया, बेस एक वेरिएबल बनाया, उसको 0 रखा, हर बार 0 रखूंगा इनिशियली, फिर लूप चलाऊंगा 9 के लिए, फिर चेक करूंगा कि क्या थर्ड नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो एक वे है मेरा, तो उसको काउंट कर लूंगा, उसको आंसर से मल्टीप्लाई कर लूंगा और फाइनल आंसर प्रिंट करा लूंगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैस क्या था सवाल में, कुछ खास था नहीं, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।